सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो गणित विषय है उसको मैंने पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है और राजन सीरीज भी पूरा सॉल्व करा दिया है। अब आता है आपका पवन सीरीज। इसको ध्यान से देखिए, ये 2025 संस्करण का आपका पवन सीरीज है। ठीक है, 2025 में जो आपके सेकंड सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आगे भी आप ये क्लास देखते हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए तो हमेशा आपके लिए रेलेवेंट रहेगी ये क्लास। आप कभी भी देखिए सेकंड सेमेस्टर के लिए आप इससे तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न 85 प्रश्न आपके दिए गए हैं, 85 क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय के। इन सभी प्रश्नों को इस प्रकार से देखिए, एक एक प्रश्न जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक एक प्रश्न को मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा और आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा। जहां पे आपको लगेगा कि सॉल्व करना है वो सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। जहां पे आप ऐसे ही आंसर दे पाते हैं ऐसे ही आंसर दे करके मिलाइएगा। ये पूरे 85 क्वेश्चन आप मिलाइएगा। आज की क्लास में आप कमेंट करिएगा कितने सही हुए आपके प्रश्न। इसी तरीके से पूरे एक ही जगह आप रफ पेपर में 85 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके खत्म करिएगा। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप मान के चलिए कि 1 घंटा कुल आप जो है दे देंगे तो आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप चीजें समझ गए हैं। इसी तरीके से आपके सभी विषय जो है चैनल पे पढ़ाए गए हैं सेकंड सेमेस्टर, सभी विषय आप पढ़ सकते हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और इन क्लासेस को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये क्लासेस पहुंच जाएं और सभी को पता चल जाए कि हाँ, इस तरीके से इस माध्यम से आपके राजन और पवन सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है और बहुत ढंग से आपकी तैयारी जो है कराई जा रही है। अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न भी दिए गए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी दिए गए हैं। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ आप प्रश्नों को हल करिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जिसका जो डेसिमल पार्ट होता है वह 0 होता है। ठीक, तो ये आपके सामने मैं पूर्णांक संख्याएं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। 0 के उधर धन पूर्णांक, 0 के इधर ऋण पूर्णांक और हमारा 0। ठीक, तो ऋण पूर्णांक यहाँ देखिए कौन सा आपको दिख रहा है? ऋण 5। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भिन्न के रूप में लिखा गया है और शून्य ना तो ऋण होता है ना तो धन होता है और ये तो ऋण पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बा जो हो जाएगा हमारा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। मतलब कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 9, 12 और 18 इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो ऑप्शंस में देख के हम बता सकते हैं कि 36 होगा, लेकिन अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? 9, 12, 18 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए। देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जब हम लासा लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? लासा हम लिखते हैं, देखते हैं 2 आया है क्या? हाँ 2 आ रहा है। और अधिकतम कितनी बार आ रहा है? देखिए यहाँ नहीं आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ 1 बार आया। तो कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए 3 2 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अधिकतम कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और कुछ आ रहा है? 3 और 2 के अलावा कोई संख्या और नहीं आ रही है तो यही छोड़ देंगे। 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, 36 ऑप्शन बा जो हो जाएगा यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से लघुत्तम समापवर्तक का अगर आपको मतलब भी पता है कि क्या होता है, लघुत्तम का मतलब हो गया सबसे छोटा और समापवर्तक मतलब हो जाता है सभी दी गई संख्या से पूरा विभाजित होने वाली संख्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए वो हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक। इसी को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। इस नहीं पे बहुत ध्यान दिया करिए आप लोग, नहीं तो अगर आप नहीं देखे और आपने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया तो आप गलत ऑप्शन को सही करके आ जाओगे। तो आपको बताना कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होती क्या, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बस q का मान 0 नहीं होना चाहिए और बाकी p और q का मान कुछ भी हो सकता है, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। अब p का मान 22 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए 100 से गुणा कर दीजिए, अगर बटे 1 लिख दें, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 78 बटे 100 हो जाएगा। तो ये भी तो परिमेय संख्या है। और यहाँ पाई को अभी छोड़ते हैं, ऑप्शन डा को देखिए, 5 बटे 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 5 बटे 6, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है और ये भी है। और पाई की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर हमारा 22 बटे 7 होता है पाई का मान, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखते हैं कि हम क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेशन कर ले जाए। जो पाई का एग्जैक्ट मान होता है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 3.14151681, मतलब ऐसे चलती जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो दशमलव के बाद 2-3 अंक के बाद मुझे भी नहीं याद है, लेकिन आप देखेंगे कि ये वैल्यू रिपीट नहीं होती है और कभी खत्म भी नहीं होती है। ठीक, तो इसीलिए ये पाई जो होता है इसे आप किसी संख्या ऐसे p बाई क्यू के रूप में एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की, इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस एग्जैक्ट वैल्यू को रेप्लिकेट इस तरीके से भिन्न में किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए पाई जो होता है ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या 4 है, 9.5 का मान है, 9.5 का स्क्वायर का मान है। तो इसका स्क्वायर आप या तो ऐसे कर लीजिए या 10 में से 0.5 घटा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 9.5 गुणे 9.5 कर लीजिए, या जो आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप अप्लाई कर लीजिए। इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 5 × 25 और 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। और यहाँ पे ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये माइनस 2ab घट जाएगा। अब माइनस 2ab 2 इंटू a 10 है, b है 0.5। अब ये देखिए जोड़ेंगे तो 100.25 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 का गुणा 0.5 में 1 और ये 10, ये हो जाएगा कितना 90.25। 10 घटेगा तो 100 था तो 90 हो जाएगा 0.25, 90.25। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप चाहें तो इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, 9.5 गुणे 9.5 जैसा हम करते आए हैं, लेकिन हमारे पास सर्व समीका है। अगर हम वो इससे लग रहा है कि आसानी से हम निकाल सकते हैं तो इसी से निकालेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, वर्ग 40-50 का मध्य बिंदु है। अब इस वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु निकालने के लिए जो उसका ये निम्न सीमा होती है और जो उच्च सीमा होती है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और बटे 2 कर दिया जाता है। 40 और 50 जोड़ेंगे 90 और बटे 2, मान कितना आ गया 45, 45। ऑप्शन बा जो हो जाएगा 45, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, सबसे छोटा पूर्णांक है। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? सबसे छोटा पूर्णांक, अभी मैंने संख्या रेखा आपके लिए बनाया था, ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, इधर -2,
इधर -3, इधर -4। ठीक, तो अब देखिए शून्य के दाहिने तरफ जाएंगे तो मान हमेशा बढ़ेगा और शून्य के बाएं तरफ आएंगे तो मान हमेशा घटेगा। मतलब कि अगर हमको छोटी संख्या चाहिए तो इधर हम आते जाएं बाएं तरफ, जितना बाएं आएंगे उतनी छोटी संख्या हमको मिलती जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे मान क्या दिया है, सबसे छोटा पूर्णांक है 1, 0, ऋण 1 या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगर केवल इन तीन में चुनना हो तो 1, 0, -1 ये हमारा सबसे छोटा पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा पूर्णांक हमको एक ऑप्शन ये भी दे दिया है, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि सबसे छोटा जिसके बारे में पूछना चाह रहा है वो -2 भी हो सकता है, -3, -4, इस तरीके से हम ढूंढते आएंगे तो हमको अभी सबसे छोटा मिल सकता है। तो इन तीनों में पूछता तो -1 सही होता है, लेकिन इन तीनों में ही नहीं, ये इन जनरल पूछ रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे छोटा अगर आएंगे तो -∞ तक आ सकते हैं आप। तो इनमें से कोई नहीं, ये सबसे सटीक उत्तर होगा। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। उस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम और बाहु मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज के बारे में बात किया जा रहा है। अगर ये ए है, ये ए है तो ये भी ए है। और इसका परिमाप कितना होता है, इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3a, जो कि आपको 3 दिया है। तो 3a का मान 3 दिया है, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। इसकी जो भुजा हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 1 मीटर। 1 मीटर हो गई, 3 मीटर हमको परिमाप दिया था। अब हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 वर्ग मीटर। ठीक, √3/4 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, √3/4 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है। ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में अभाज्य संख्या है कौन सा। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं, कौन सा सेट में सभी संख्याएं अभाज्य हैं ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे 8 जो है ये भाज्य संख्या है, 2 अभाज्य है और 4 भी भाज्य है, तो ये अभाज्य संख्याओं का सेट नहीं है। 11, 2 और 3 आप देखेंगे कि 11 भी अभाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो केवल एक और खुद से पूरी पूरी विभाजित हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। आप देखेंगे कि 11, 2 और 3 ये केवल एक या खुद से कटते हैं और किसी संख्या से पूरा पूरा नहीं कटते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 जो है वह 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 3 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, जो भाज्य संख्याएं हैं उसको मैं यहाँ पे गोला कर दे रहा हूं। ठीक, तो यहाँ पे एक सेट केवल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें तीनों ही संख्याएं जो हैं वह अभाज्य हैं। तो ऑप्शन बा इसीलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से अभाज्य संख्या है तो 11, 2 और 3 ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, परिमेय संख्या ऋण 3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ऋण 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, ऋण 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम। तो किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको अगर हम दी गई संख्या में जोड़ दें तो दोनों का जो मान है जोड़ के बाद दोनों का जो योग है वह 0 हो जाए। तो मान लेते हैं अगर x है इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, बराबर 0 के आना चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 3/4 उधर जाएगा, 0 में जुड़ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, 3/4
4। ठीक, ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम की बात। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको दी गई संख्या में अगर गुणा कर दिया जाए तो मान 1 हो जाए, शून्य नहीं 1। शून्य योगात्मक के केस में शून्य होना चाहिए और गुणात्मक के केस में ऋण 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर मान लेते हैं y है तो दोनों का गुणा किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। अब y बराबर क्या हो जाएगा? 4 उधर जाएगा तो अंश में और ऋण 3 जाएगा हर में और ये ऋणात्मक संख्या मिलेगी। y बराबर हो जाएगा ऋण 4/3। तो योगात्मक प्रतिलोम हो गया हमारा 3/4, जिसको हम जोड़ करके ऋण 3/4 में शून्य मान आ जाएगा और ऋण 4/3 का गुणा करके गुणात्मक प्रतिलोम मान 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 3/4 और ऋण 4/3 ऑप्शन बा में आपको दोनों मिल रहे हैं। 3/4 और ऋण 4/3 ऑप्शन बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछे हुए प्रश्न हैं ये सभी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? तो रेखीय समीकरण का मतलब होता है, रेखीय समीकरण यही लिख दीजिए, एक घात का। रेखीय का मतलब हो जाता है एक घात का। रेखीय रेखा कैसी होती है? सरल होती है, एक उसको समझिएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा रेखीय समीकरण। तो कौन सा है इसमें बताइए? यहाँ x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ x की घात कितनी है? 1 है। और यहाँ x की घात 2 है। एक वाला भी है लेकिन 2 है। तो घात किसको बोलते हैं? घात बोलते हैं किसी भी समीकरण में जो चर होता है, जो उसकी अधिकतम घात होती है। ठीक, वही घात होती है। तो यहाँ पे घात 2 होगी, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी घात 1 होगा और यहाँ पे भी घात 1 होगा। x/5 बराबर 6 लिखा है। ठीक, तो इस तरीके से ये सभी रेखीय हैं। आ, बा व दा। केवल सा जो है जिसमें x की घात आपको 2 दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक द्विघातीय समीकरण है। ठीक, घात 2 हो गई तो द्विघातीय समीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यही आपका रेखीय समीकरण नहीं है, बाकी सब हैं। तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। ठोस है तो उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक, तो अगर केवल लंबाई रहती है तो केवल लंबाई हम नापते हैं। ठीक, और चौड़ाई भी हो जाती तो हम क्षेत्रफल नापने लगते हैं और जब ऊंचाई भी आ जाती है तो हम आयतन नापने लगते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे आप, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, परिमाप दिया गया है तो इसे बोलते हैं आयतन। ऑप्शन बा जो हो जाएगा, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है आयतन। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, ऋण 1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं? अब परिमेय संख्या होता है आपका p/q। आप यहीं पे लिख दीजिए 999/1000। ठीक, तो ये 1 से छोटी संख्या है। इसी तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं 998/1000, 997/1000, 995/1000 और इसको अंश को छोटा रखिए और हर को बड़ा रखिए। आपको हर एक संख्या जो मिलेगी वह 0 से 1 के बीच में मिलेगी और इसी के आगे बस मैं ऋण लगा दूं तो ये संख्या किसकी हो जाएगी? ऋण 1 और 0 के बीच की संख्या हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, ऋण 1 से लेकर के 0 और 0 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक, तो इस तरीके से अनंत संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। जब वर्ग का परिमाप आपका 4 मीटर है तो देखिए परिमाप जो होता है वर्ग का क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। और एक भुजा अगर a है
तो चारों भुजाओं का योग 4a हो जाता है। परिमाप आपका 4 दिया है, 4 बराबर 4a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर। और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल होता है वर्ग का a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, या 1 वर्ग मीटर बोल सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन आ में दिया गया है, ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। ये अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ऑप्शन बाज हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है, कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है, ये प्रश्न एक बार और आपसे पूछ लिया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा चर क्या है m है और इसकी घात क्या है 1, तो ये हमारा रेखीय समीकरण है। यहाँ पे y की घात 1 है, तो ये भी हमारा रेखीय समीकरण है। यहाँ p हमारा चर है, p की घात 1 है, तो ये भी हमारा रेखीय समीकरण है। लेकिन ऑप्शन दा में आप देखेंगे तो लिखा है x प्लस 1/x प्लस 7, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। इसको देखिए यहाँ पे भिन्न रूप में दे दिया, तो हर जब समान करेंगे तो x, और इस x के बटे में 1 था, अब x आ गया तो x में x से गुणा हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 7, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बटे में जो x है उसको बराबर को उधर भेज देते हैं, ये हो गया 7x। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7x, और यहाँ x की घात आप कितनी देख रहे हैं 2, तो ये जो हो जाएगा हमारा द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। और ये जो है रेखीय समीकरण नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन जो होगा सही होगा, ऑप्शन दा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। अब देखिए सिंपली देखिए 8 सेंटीमीटर की एक रेखा आप खींच लीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि 3 सेंटीमीटर की एक रेखा ऐसे आपने खींची। ठीक, और अगर आप तीसरी भुजा कितनी बची 8 का यूज हमने कर लिया, 3 का यूज कर लिया, 5 सेंटीमीटर की भुजा आपके पास और बची हुई है। ठीक, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये देखिए 3, जब ये 8 है, ये समझिए 8 है, तो ये देखिए तिरछा जा रहा है। अगर सीधे सीधे ये जाता तो 3 सेंटीमीटर जाता, अगर बिल्कुल सीधा जाता तो 3 सेंटीमीटर जाता, और बचता कितना इधर 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये तिरछा गया है इधर, तो पूरा 3 सेंटीमीटर तो कवर नहीं किया। ठीक, तो अब ये जो दूरी हमको चाहिए, ये भुजा 5 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए। ये आप समझ पा रहे हैं, ये जो भुजा होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर से, त्रिभुज बनने के लिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए। वैसे भी आप जोड़ेंगे 5 और 3 8 होता है, और बड़ी भुजा जो है 8 है, तो ये सीधे सीधे दूरी कवर कर सकता है। ऐसे त्रिभुज बना करके ये दूरी नहीं कवर कर सकता है इस भुजा के साथ। और अगर आपको मैं नियम बताऊं, नियम क्या है, तो नियम ये है कि जो दो भुजाएं, मान लेते हैं 3 भुजाएं ए बी सी है। ठीक, ए बी सी है, अगर मान लेते हैं कि सी भुजा सबसे बड़ी है, सी का जो मान है वह सबसे बड़ा है, तो ये जो सी है ये बाकी दोनों भुजाओं से छोटा होना चाहिए, बाकी दोनों भुजाओं से छोटा। जैसे यहाँ 8 जो है 8 दिया है, तो 3 धन 5 खुद 8 है, छोटा नहीं है। ठीक है, तो मतलब बराबर हो जा रहा है। तो ये भुजा 7 होती तब त्रिभुज पॉसिबल होता, अभी ये 9 हो जाए तब तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो ये हमेशा कंडीशन समझिए कि 3 धन 5 ये तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, तो त्रिभुज जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। त्रिभुज तभी बनेगा जो सबसे बड़ी भुजा है वह छोटी होनी चाहिए दोनों बाकी दोनों भुजाओं के योग से। ठीक, तो आप समझ गए, ये त्रिभुज जो होगा वह संभव नहीं होगा, ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं
प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 2 है, ऋण रूट 2 है, 3.5 है या 0। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं गिनती की संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी होती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो ऑप्शन आ जो है ये प्राकृतिक संख्या है 2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? मैंने पहले एक्सप्लेन करके आपको बताया, पाई जो है परिमेय संख्या नहीं होती। 22/7 परिमेय संख्या होता है, ठीक, पी बाई क्यू के रूप में है। ये भी 69/100 हो जाएगा और ये 5/4 हो जाएगा। सभी पी बाई क्यू के रूप में है। पाई का मान जो है वो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए संख्या 19 है, निम्नलिखित में सर्वसमिका है। सर्वसमिका क्या होती है? जो x के हर एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हों। अब यहाँ पे x का मान आप 1 रखिए तो आपको दोनों तरफ 5/5 मिल जाएगा। अब यहीं पे x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7/5 मिलेगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और यहीं पे आप रख लीजिए x बराबर 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 धन 1 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 4/4 मिल जाएगा। और फिर x, इसके बाद x बराबर 2 रखेंगे तो 2 धन 1 3 और 3 का गुणा 2 में कितना मिल जाएगा? 6। और इधर कितना मिल जाएगा? 2 दूनी 4 धन 2 6। 3 रखेंगे इसी तरीके से, 3 धन 1 4 और 2 का गुणा 4 में 8 और 2 का गुणा 3 में, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 2 8। तो आप देखेंगे x का मान यहाँ कुछ भी रख लीजिए तो दोनों पक्ष जो है बराबर आएंगे। तो ऐसे ही केस को कहते हैं सर्वसमिका। और समीकरण में क्या होता है? x के किसी एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो 4 इधर आएगा और इधर 8 आएगा, तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये सर्वसमिका है। ऑप्शन बाज हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, 3 के घाते x धन 2 बराबर 81। तो 3 के घाते x धन 2 बराबर, अब यहाँ 3 आधार है तो इसको भी 81 को भी 3 के घात में लिखिए तो कितना लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक 81। तो 3 के घाते 4 लिख सकते हैं। 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 81 मिल जाता है। अब देखिए आधार यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ये नियम होता है घात का कि अगर आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो तभी बराबर होंगे जब घातें बराबर होंगी, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x धन 2 बराबर 4 होगा, x बराबर 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ऑप्शन आ जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, परिमेय संख्या ऋण 24/45 के समतुल्य संख्या है। ऋण 24/45। अब समझिए ऋण 24/45, अगर आप इसको काटते हैं ऊपर नीचे 3 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 15। ऋण 8/15 जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, समीकरण x/4 धन 10 बराबर ऋण 4 में x का मान है। x/4 धन 10 बराबर ऋण 4 में x का मान निकालना है। तो हर समान कर लीजिए, पूरे के बटे हम क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। तो ये 10 जो था इसके बटे में 1 था, 4 से गुणा होगा 40 हो जाएगा। x धन 40 बराबर 4 को उधर भेजेंगे बराबर के, 4 से गुणा होगा ऋण 4 में तो ऋण 16 और x बराबर कितना हो जाएगा? 40 उधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। x बराबर -56। x का मान होगा -56। ऑप्शन आ में दिया गया है, ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर होगा तो कितना होता है?
16 का वर्ग 256 और यहाँ पे क्या है 1.6 गुणे 1.6, तो 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 2.56 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है और क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग मीटर में आएगा, तो 2.56 वर्ग मीटर ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं आपको, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो एक जो होता है ये तो ना तो आपका भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ठीक, क्योंकि ये परिभाषा में आ जाता है, जो एक या खुद से संख्या कटती है केवल उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब इसके बाद देखिए हमको अभाज्य संख्या चाहिए, तो 2 से अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसके बाद 11 होता है, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब सबसे छोटी और सम अभाज्य, तो 2 सम संख्या भी होता है, तो 2 जो हो जाएगा हमारा सबसे छोटा और सम अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बा में दिया गया है 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 दा में भी दिया है क्या, देख लीजिए एक बार, सीरीज में मिलाइए तो नहीं, सीरीज में 4 दिया गया है, ये 2 नहीं दिया गया है, ठीक, सही दिया गया है सीरीज में, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग तथा आधार 15 सेमी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है 15 वर्ग सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए 45 वर्ग सेंटीमीटर लिख लीजिए, और आधार कितना है 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब क्षेत्रफल आपको दिया है 45 और ये 1/2, आधार कितना है, आधार है 15, ऊंचाई हमको निकालना है, तो अगर ये देखिए 2 इधर आ जाएगा, ऊंचाई बराबर अगर लिखना चाहें तो 2 भाग में है, गुणा हो जाएगा बराबर के इधर, और 15 गुणे में है भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 2/15, 15 से 45 को काटेंगे 3 बार भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 2 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन दा में दिया गया है, ऑप्शन दा आपका 6 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यही फॉर्मूला बस यहाँ पे अप्लाई होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर 2 असमान परिमेय संख्या आपके पास है, जैसे एक संख्या है 5/10 और दूसरी संख्या है 38/13, ठीक, तो अब यहां पे समझिए कि ये 1 से छोटी संख्या है और ये आपकी 2 से बड़ी संख्या है, ठीक। अब इसके बीच ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, आप चाहें तो कितनी अनंत संख्याएं जो हैं वह लिख सकते हैं। जैसे आप लिखिएगा 5001/4000, ये आपने लिख दिया। इसी तरीके से 5002/4000, 5003/4000, 5004/5000, 5/4000, ये सभी संख्याएं क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच में आएंगी। तो ऐसे कोई भी परिमेय संख्या आप ले लीजिए, ठीक है, कितनी भी क्लोज हो उसके बीच में आप अनंत परिमेय संख्याएं खोज लेंगे, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 27 है, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है, तो एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक जो है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो बिल्कुल सही कथन है, ये सत्य कथन है। कैसे, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है 5, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5, क्योंकि दोनों को जोड़ करके शून्य आना है, तो 5 का ऋण 5 होगा। तो धनात्मक पूर्णांक आप कोई भी लेंगे, 4 लेंगे तो ऋण 4 होगा, 1000 लेंगे
तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1000 होगा। लाख लेंगे तो ऋण लाख होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप ले लीजिए, उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा उससे वह हमेशा बड़ा होता है। ठीक, तो एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ऑप्शन आ ही आपको सही मिल गया, लेकिन हम और भी देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो क्या ऋण 5 अगर दिया गया है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो इसका जो धनात्मक पूर्णांक हुआ 5, क्या ऋण 5 5 से बड़ा है? नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि शून्य एक पूर्णांक है। और ऋण 17 ऋण 5 से बड़ा है? नहीं। ऋण 5, अगर आपने किसी से 5 रुपए उधार लिए हैं और आपके दोस्त ने 17 रुपए किसी से उधार लिए हैं, तो कम उधारी में कौन है, कौन बड़ा होगा? जिसके पास कर्ज कम होगा। तो ऋण 5 के पास कर्ज कम है, तो ये ऋण 5 बड़ा होगा। ठीक, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन आ हमारा सही है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 27 आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28 है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? किसी संख्या के बाद आने वाली जो संख्या होती है अनुवर्ती संख्या होती है। तो 21 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 21 धन 1 यानी कि 22, यानी कि इतने के जगह 22 लिख सकते हैं। तो अब इसको छोड़ दीजिए। 22 की अनुवर्ती संख्या, तो 22 की अनुवर्ती संख्या कैसे प्राप्त होगी? 22 में 1 जोड़ करके 23। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 23। तो 21 की अनुवर्ती, ये गलत नहीं लिखा है, भाषा सही लिखा हुआ है, ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जानबूझ करके आपको थोड़ा सा ट्रिक किया गया है कि 21 की अनुवर्ती संख्या अगर कोई पढ़ता है तो 22 लगा करके तुरंत आ जाएगा, लेकिन 21 की अनुवर्ती जो कि होता है 22, फिर की अनुवर्ती पूछा है, 22 की अनुवर्ती संख्या तो होगी 23। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। जब एक आयताकार मैदान है, आयत आपको पता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक, तो ये इसका जो क्षेत्रफल एरिया दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और एक भुजा आपको दी गई है, दूसरी भुजा आपको निकालना है, और भुजा जो दी गई है मीटर में दिया गया है और दूसरी भुजा भी मीटर में आ रही है, और क्षेत्रफल जो दिया गया है हेक्टेयर में दिया गया है। तो एक हेक्टेयर में जो होता है, एक हेक्टेयर होता है 100 गुणे 100 का वर्ग, 100 मीटर गुणे 100 मीटर का वर्ग। ठीक है, 100 मीटर वाला वर्ग समझ लीजिए। तो 100 मीटर वाला अगर वर्ग होगा तो 4 शून्य यानी कि 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 0.5 हेक्टेयर में कितना होगा? 0.5 हेक्टेयर में इसका आधा 5,000 वर्ग मीटर होगा। 5,000 वर्ग मीटर, तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? 5,000 वर्ग मीटर इस आयत का, और लंबाई एक भुजा 125 है, दूसरी भुजा हम निकाल लेते हैं। तो दूसरी भुजा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 125, 5,000 के नीचे आ जाएगा, और 125 से 500 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, बचा शून्य। चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। चौड़ाई हो गई 40 मीटर, जो कि ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भुजा 40 मीटर, दूसरा 125, 125 गुणे 40 कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो वही आपको दिया था 5,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, एक घन मीटर बराबर है। एक घन मीटर किसके बराबर होता है? एक घन मीटर मतलब कि क्या होता है? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब। अब
घन सेमी में आपको बताना है, लीटर में बताना है। तीनों देखिए ऑप्शन लीटर में है, तो लीटर का इस मीटर क्यूब से कैसे संबंध हो सकता है ये आप समझिए। अगर कोई 10 सेंटीमीटर का घन है, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो, उसमें कितना पानी, एक खाली घन है जिसमें जो है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई, ये देख लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर गहराई, तो इसमें जितना पानी आएगा वो होता है हमारा 1 लीटर। 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का 3 बार गुणा सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये समझ गए आप। तो अगर हमको मीटर क्यूब को बनाना है लीटर में, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 100 का 3 बार गुणा और सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका 1 के आगे 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। और इसको आप बदलना चाह रहे हैं लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए आप इसमें 1000 से भाग कर दीजिए। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 1000 से भाग होगा तो 3 शून्य कट जाएगा और ये लीटर आ जाएगा उत्तर। ठीक, तो 1000 लीटर जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब में, 1 घन मीटर में कितना होगा, 1000 लीटर होगा। अब 1 मीटर आपको पता है कितना होता है, 3 फीट से ज्यादा, मतलब ये जो हाथ की लंबाई है, इतनी लंबाई और इतनी ही चौड़ाई और इतनी ही ऊंचाई अगर एक घन आप बनाएंगे छत पे, आपको 1 मीटर का अंदाजा लग रहा है इतना होता है, तो एक टैंक समझिए कि ईंट से जोड़ के अगर बनाया जाए कहीं पे समतल पे, 1 मीटर आपको ईंटों के बीच 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर आपको रखना है। ठीक है, तो 1 मीटर का अगर घन बनाते हैं और उसमें पानी भरते हैं तो 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये आपको समझाया था 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की आपकी छोटी वाली स्केल आती है, तो 10 सेंटीमीटर उसमें देखिएगा, 10 सेंटीमीटर ये ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई आप लीजिएगा, एक घन बनाएंगे 10 सेंटीमीटर का, मतलब आपका जितना लगभग एक चौक का बॉक्स आता है, तो चौक का बॉक्स थोड़ा छोटा ही रहता है, हाँ चौक का बॉक्स उससे थोड़ा सा बड़ा, तो 1 लीटर पानी उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैं आपको समझने के लिए, एक डे टू डे लाइफ में आपकी एक समझ डेवलप हो, यूनिट्स हैं, ये सारी यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर मीटर लीटर, ये क्या है हमारी यूनिट्स हैं और ये डेली यूज में आती हैं। हम लोग जमीनों को मापने के लिए, 2 दीवारों के बीच की दूरी नापने के लिए फुट का भी इस्तेमाल करते हैं, बर्तनों में धारिता नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं, तो ये याद रखेंगे। आप देखेंगे हेक्टेयर पिछली बार यूज हुआ था, तो एक हेक्टेयर भी यूज होता है, अगर आप देखेंगे खेत में खतौनी देखेंगे तो खतौनियों में यूज होता है। तो इस तरीके से आपसे रिलेटेड चीजें रही और 30 प्रश्न आज की क्लास में आपने कर लिए। कहीं किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करिए, कहीं कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आप कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे थे और अगली क्लास में भी यही आपको करना है। इस क्लास को शेयर करिए अधिक से अधिक, क्लास में नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से पढ़ाई करना, तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है अस्तित्व एकेडमी, उसको डाउनलोड करिए। सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है, उसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी, जितने भी सेकंड सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट हैं, और सभी सब्जेक्ट के आपको क्लासेस ऐसे मिलेंगी कि आपको चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा, फिर उसका टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, जिससे आप पढ़ के टेस्ट दे पाओगे खुद से अपने मोबाइल पे। और इसी तरीके से पूरा सिलेबस आपको कवर किया गया है, उसका नोट्स तैयार है, वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज जो मैं सॉल्व करा रहा हूं उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। और
यहाँ से आप करेक्ट देख सकते हैं, आपके राजन कौन सीरीज में गलतियां दी रहती हैं, करेक्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और ऐप में आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, लघुत्तरीय प्रश्नों तक का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बने रहिए। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और पढ़ते रहिए, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।